इतनी किल्लत हुई है सर देश में जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? न्यूज़ में या मीडिया में कई मर्तबा आ रहे हैं, लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो विपरीत। सिचुएशन जिस तरह से कोई भी कर सकता है उससे बेहतर तरीके से हैंडल की गई है, ये कह सकता हूँ मैं। ये सिचुएशन अगर आज से 25 साल पहले होती तो वो हाथ खड़ा कर देते थे। आज की डेट में किसी को बिजनेस करना है तो मार्केट में देखो कहाँ गैप है, सोसाइटी के क्या पेन पॉइंट्स है, उसको एड्रेस करो, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। यूपी पूरी तरह से काया पलट हो गई है, ये कह सकता हूँ मैं। लेकिन सर मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि आने वाले 5 साल किस सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करें? राहुल गांधी को नहीं देखते हैं आप कि वो प्रधानमंत्री बने फ्यूचर में, तो एक देश में बदलाव आएगा? मुझे कुछ कमेंट इस पे करनी ही नहीं है। किताब में मैंने कई तस्वीरें देखी, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ भी आपकी तस्वीर देखी। मुलाकात कब हुई थी, जिक्र कर पाएंगे? उनका फोन आया उनके सेक्रेटरीट से और मुझे एक 5 से 7 मिनट 1 to 1 बात करने का भी उस दिन मौका मिला था उनके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज मैंने बहुत अच्छी बात सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अगर किसी में क्वालिटी है बिजनेसमैन बनने की और वो नौकरी करने लग जाए तो वो कम से कम 10 लोगों की नौकरियां खा रहा है और 40 लोगों का जो वो पेट भर सकता था उससे वो वंचित है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हैं तो बिजनेसमैन बनिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। नौकरी करेंगे तो फिर जी हुजूरी करते रह जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजनेस करना एक रिस्क है, और वो भी आज के टाइम में जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, आज के टाइम में जब युद्ध जैसे हालात हैं, आज के टाइम में जब यूएस के राष्ट्रपति कभी भी टैरिफ 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 की धमकी दे देते हैं, तो फिर ऐसे में ये रिस्क लेकर कैसे बिजनेस किया जाए? आप यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिजनेसमैन बने कैसे, रिस्क कितना होता है, बन गए हैं तो सरवाइव कैसे करें, मौजूदा वक्त में कैसे सरवाइव कर रहे हैं बिजनेसमैन, एआई टेक्नोलॉजी कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वी ट्रांस का आपने नाम सुना होगा, मैनेजर रहे हैं। मैं स्वागत करूंगी अशोक शाह का। स्वागत है आपका। थैंक यू, सभी का स्वागत है। स्वागत है, अब तो सर ने भी कर दिया। एक गुजराती हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, गुजरातियों के लिए तो कहा जाता है कि वो तो बचपन से ही गुणा भाग में बड़े तेज होते हैं कि ये आंकलन मैथमेटिक्स में गुजराती की जोड़ कोई नहीं लगा सकता है। इसकी वजह है कि बचपन से ही वो हमारे में पहले के ज़माने में ऊँठा पढ़ाते थे, मतलब 2.5 के मल्टीप्लाई कैसे करना, 3.5 के कैसे करना, अच्छा। इस तरह का। तो वो ट्रेनिंग जो थी ना बचपन की, वो ही हर कदम पे। और मैं एसएससी तक मेरा 100 में से 100 मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में। क्या बात कर रहे हैं यस। सर? और सब मेरा आज तक का लाइफ है ना, वो सब कैलकुलेशन पे ही गया है। जो कुछ मैंने हासिल किया है कैलकुलेशन की वजह से किया है, ये कह सकता हूँ मैं। तो लेकिन सर आपका या बाकी गुजरातीज का तो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि उनको बचपन से परिवारों से ही सिखा दिया जाता है, डीएनए में ही रहता है, डीएनए में रहता है। यस। लेकिन बाकी अगर किसी को बिजनेसमैन बनना हो, शुरुआत करनी हो, मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी समझना चाहूंगी, फिर हम प्रेजेंट सिनेरियो पे बात करेंगे। जरूर। कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? तो देखिए, परिवार जो था, जॉइंट फैमिली था हमारा। और पिताजी 47 से ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे, जो लोकल मुंबई में ही चलती थी। ठीक है। 1956 में वो 2 टाटा मर्सिडीज की गाड़ियाँ ली उन्होंने और इंटरस्टेट चलाना स्टार्ट किया। उस टाइम जो व्यापारी वर्ग था, हमारे जान पहचान वाले कुछ मैन्युफैक्चरिंग में थे, उनकी जो समस्याएं थी कि आउट स्टेशन माल पहुंचाना, ये देख के उन्होंने इंटरस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े थे 1956 में, और कुछ
1.5-2 साल के बाद खुद की करने का हुआ। ये पूरी हिस्ट्री अगर मैं बताने जाऊं तो एक दिन सैटरडे का दिन था और हमारी ट्रक खड़ी थी खाली। उस टाइम हमारी ट्रक भरने का बारी थी और उसने अपने रिश्तेदार की ट्रक भर दी। तो हमारे चाचा ने ये क्वेश्चन किया उनको कि मेरा नंबर था और आपने उसको भर दिया। बोला आप बनिए है ना, वो जाके दुकान पे पुड़ी बांधो, ये ट्रक चलाना ट्रांसपोर्ट का आपका काम नहीं है। उन्होंने आके मेरे पिताजी से बात, पिताजी ने बोला कोई नहीं, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, अभी खुद का करेंगे चालू। और उन्होंने स्टार्ट किया और उस टाइम 2 ऑफिसेस, 2 ट्रक और 2 ऑफिसेस से स्टार्ट हुई थी। 5,000 रुपये में किसी से उधार लेके ऑफिस का रेंट दिया था और चकला स्ट्रीट में ऑफिस की और मुंबई गुजरात का बिजनेस स्टार्ट किया था। अच्छे से अच्छे जो लोग थे मार्केट में उस टाइम, ट्रांसपोर्ट के माहिर लोग 4, उनको भी अपने यहाँ लिया। वाह। और बाकी चाचा पिताजी थे और जो बिजनेस लोकल का था वो छोटे चाचा तीसरे नंबर के थे, उनको दिया संभालने को। और इस तरह से 1958 से विजय ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम पे 21/11/1958 में हमारी विजय ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हुई, जो आज इतना फल फूल के बिल्कुल। वी ट्रांस के नाम पे जानी जाती है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है सर, एक पीढ़ी जो आपके फादर ने शुरुआत की वो तो ठीक था, आप उस लेगेसी को आगे लेके चले हैं। अमूमन हम बाद की जनरेशन के लिए ये सोच लेते हैं कि पता नहीं संभाल पाएगा, ये बच्चा नहीं संभाल पाएगा। आप उस लेगेसी को आगे लेके चले हैं कि वी ट्रांस को आज पूरी दुनिया में जान रहे हैं लोग। नहीं, इसकी वजह देखिए क्या होता है कि मैंने देखा है मेरी इतनी 60 साल की प्लस की जर्नी में कि फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट करता है, सेकंड जनरेशन उसको संभालता है और थर्ड जनरेशन डाइवर्ट हो जाता है। हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमारा थर्ड जनरेशन फुल फ्लेज ये बिजनेस में आज जुड़ गया है हमारे, और हाथ बढ़ा रहा है। चलिए अच्छा है, और कंपनी फले फूले आगे बढ़े। लेकिन सर मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, मैं बात कर रही हूँ ये जो युद्ध हुआ एकदम, और ये जो पूरी बातें सामने आई, भारत पर भी इस चीज का असर हुआ। आपको एक तो मुझे बताइए कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है, लॉजिस्टिक्स ये कैसे काम होता है, देखिए मेरी और कंपनी आपको जो कितना इफेक्ट हुआ इससे? आ, मेरी कंपनी जो है वो डोमेस्टिक में काम करती है, ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट में, मतलब पार्सल लोड में काम करती है। फुल ट्रक लोड का बिजनेस करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस बिजनेस करते हैं। और ई कॉम हमारा जो डिवीज़न है एक छोटा सा, उसमें 1,25,000 पार्सल पर डे हम डिलीवरी कर रहे हैं आज। ओके। और जहाँ तक मार्च महीने का सवाल है, तो अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट बिजनेस हमने मार्च महीने में किया है। वेरी तो नाइस। इम्पैक्ट देखने जाओ तो नहीं हुआ है। इसकी वजह से क्या है कि कुछ फैक्ट्रियां हैं जिसको गैस की तकलीफ हुई या और कोई तकलीफ हुई, तो उनका बिजनेस प्रोडक्शन कम हो गया है। लेकिन उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी थी ना, तो उसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड आया और वो लोकली मतलब डोमेस्टिक ही था, तो उसकी वजह से अभी तक कोई डेंट नहीं आया। लेकिन आने वाला जो महीना है वो क्रूशियल रहेगा हमारे लिए कि उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन हालांकि वैसे देखने जाओ ना तो देखिए मोरबी का पूरा टाइल्स बिजनेस है 1 महीने से बंद पड़ा है गैस की वजह से। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हुई है क्योंकि उनको शिप नहीं मिल रही है, और शिप के जो रेट्स थे, जो कंटेनर के रेट थे, वो डबल हो गए हैं, कहीं 1.5 गुने हो गए रूट रूट पे, और वो भी टाइम पे हो गए नहीं। उसकी वजह से जो एयर कार्गो में ना इतना माल का डंपिंग हो गया है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो शिप से नहीं पहुंच सकती है या नहीं मिल रही है, तो एयर से लोग मंगवा रहे हैं। तो एयर कार्गो में भी ओवर डंपिंग हो गई है। ओवर तो डंपिंग हो गई है, मतलब सामान ज्यादा हो गया है?
हाँ, सामान है ना, मतलब पूरा भर गया है उनका एयर और जा नहीं कार्गो। रहा है। जा नहीं रहा है, जाने की लिमिटेशन होती है। अभी समझो एक एक दिन में 100 टन गया माल, हम्म। सामने आ गया नया 200 टन माल। तो हम्म। ये सिचुएशन हो गई है। तो ये दिक्कतें तो हो रही है, मतलब ज़्यादा में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो गैस आधारित जो बिजनेस है उसको हुआ है या एक्सपोर्ट उसको हुआ है। मतलब इतनी किल्लत हुई है सर देश में जिसकी वजह से इफेक्ट हुआ है? सरकार तो कह रही इतनी इतनी किल्लत नहीं थी। ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम्म। अभी स्लो डाउन जो शिपिंग का हाँ। सी रूट हो गया, हम्म। उसकी वजह से उसमें सरकार क्या कर सकती है। अपना तो शिप जा रहा है, बरोबर जा रहा है, हम्म। लेकिन बाकी देशों का कहीं रिस्ट्रिक्शन है जो ये हॉर्मुज की खाड़ी में, हम्म। तो उसकी वजह से स्लो डाउन तो हो गया है। अभी वहाँ माल पड़ा है समझो, लेकिन उनकी शिप नहीं पहुंची है, तो वो माल वहाँ डॉक में ही पड़ा रहेगा। इसी तरह से हमारे पास एक्सपोर्ट का माल पड़ा है, लेकिन वो शिप आने में देरी हो गई, स्लो डाउन हो गया है ट्रैफिक। तो ये वजह से थोड़ा हुआ है। बाकी गैस आधारित बिजनेस छोड़ के कहीं भी मुझे आज तक नहीं दिखी है तकलीफ। जो न्यूज़ में या मीडिया में कई मर्तबा आ रहे हैं, लेकिन हमने जो अनुभव किया है वो विपरीत है। नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना अनुभव बताएं विपरीत कैसे है, क्योंकि ना देखिए हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और इनमें से अगर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हाय तौबा मच गई तो ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है कि जो सच में काम कर रहा है उस फील्ड में वो अपना एक्सपीरियंस बताए। क्या वाकई में बिजनेसमैन होने के नाते आपको लगा कि हाय ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, या आपको लगा कि सिचुएशन बहुत हैंडल कर ली गई है? नहीं नहीं, सिचुएशन जिस तरह से कोई भी कर सकता है उससे बेहतर तरीके से हैंडल की गई है, ये कह सकता हूँ मैं। कि ये सिचुएशन अगर आज से 25 साल पहले होती तो वो हाथ खड़ा कर देते थे। ये लोगों ने हाथ खड़े कभी नहीं किए। जो है उससे निपटने की, उसमें मार्ग निकालने की, रूट कॉज तक जाके उसका इसका रास्ता निकालने की कोशिश की गई है। ये अच्छी बात है। एक बिजनेसमैन होने के नाते सर आपको लगता है कि देश में माहौल है बिजनेस करने के लिए भी और बाहर से निवेश लाने के लिए भी, कि बाहर वाले लोग आकर इन्वेस्ट करें? आपको लगता है सुरक्षित माहौल है देश में? आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में अगर बिजनेस किसको करना है या निवेश लाना है, तो अपने देश से ज़्यादा बेहतर कोई देश सुरक्षित नहीं है, ये कह सकता हूँ मैं। क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, झगड़ कर रहे हैं, हम अपना काम करे जा रहे हैं। हमें जैसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ होता है उनको समाधान के कोशिश करते हैं। बाकी इसके अलावा उनका वो जाने, कर्म धर्म जाने, अपने को क्या करने का है, अपने देश को क्या करने का है, अपने नागरिकों के लिए क्या करने है, वो काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे लिए तो, और वैसे देखने जाओ तो एक ज़माना था जब भी लोन या बिजनेसमैन को निवेश मिलना मुश्किल था। आज ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपके पास अच्छा आइडिया है, आज क्या है मालूम है, अच्छी आइडिया है ना, वो करेंसी है आपके पास। उसको कहाँ कैश करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और देखिए, बिजनेस करना है, अभी अभी आज की डेट में किसी को बिजनेस करना है तो मार्केट में देखो कहाँ गैप है, सोसाइटी के क्या पेन पॉइंट्स है, उसको एड्रेस करो, आपका बिजनेस चल पड़ेगा। और निवेश करने वाले आपको आंख बंद करके पैसा देंगे। पानी ये लगवाऊं सर? ये मैं क्यों कर रहा हूँ, हम्म। मैंने पिछले 5 साल में करीब करीब 38 to 40 स्टार्टअप में निवेश किया है। अच्छा, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल अलग है, इनोवेटिव, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके चांसेस हैं? उनके चांसेस अच्छे हैं। हम्म। हम लोग क्या देखते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि बंदा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा। सोसाइटी का क्या पेन पॉइंट वो एड्रेस करना चाहता है। अगर जेन्यून लगता है कि इसकी भावना ये है, तो वो सक्सेस होगा या फेल होगा वो नहीं देखता हूँ मैं, उस पर निवेश करना पसंद करता हूँ।
उसको हेल्प करने कि अच्छी भावना से जो कुछ काम कर रहा है, अच्छे इंटेंशन के साथ, उसको जो भी हमारे से हो सके मदद करनी चाहिए, ये भावना से। और मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी सर की, कि सर की कंपनी में अ, धोखा देना, कस्टमर के साथ चीटिंग करना, झूठ बोलना, ये सब भी अलाउड नहीं है। मतलब ये बेसिक नियम नहीं होते हैं कंपनीज में। नहीं, हमारा जो कंपनी का जन्म हुआ है ना, तभी भी मेरे पिताजी ने और हमारे परिवार ने एक गाइडिंग प्रिंसिपल नक्की किए थे, जिसमें जैनिज़्म को फॉलो करना था। तो जैनिज़्म को अगर फॉलो करेंगे तो इसमें एथिक्स, वैल्यूज़, ये सब प्राइम चीज़ें हैं। अहिंसा, सत्य, ये सब हमारे प्रिंसिपल्स में ही आ जाता है। तो ये जो 5-6 गाइडिंग प्रिंसिपल है, उसको हम लोग, शुरुआत हुई आज 68 ईयर्स हुए, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और सक्सेसफुल भी है। और सफलता, एक बात समझ लो कि अच्छी चीज थी पिताजी ने, और जो हमारे बड़े लोगों थे स्टार्टिंग पॉइंट पे, उन्होंने एस्टैब्लिश की, हमने उसको एडॉप्ट किया, और हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरह एडॉप्ट कर चुका है। वेरी नाइस। और देखिए, हमेशा धोखा करके ही आगे बढ़ना है ये जरूरी नहीं है। आप सच्चे हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल आपके इसमें सामने है। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ घड़ियाल का, मगरमच्छ जिसको कहते हैं, क्रोकोडाइल। आपको पता है वो दांत की सफाई कैसे करता है? कैसे पता है करता या नहीं? पता नहीं है। देखो, वो जानवर को मार के उसका मांस खाता है, फिर उसके दांत में वो फंस जाते हैं। हम्म। अगर वो वैसे ही रहे तो उसमें कीड़े लग के वो डेथ हो सकती है उसकी। लेकिन वो क्या है, जब भी खा चुका होता है उसके बाद जाके जहाँ पानी कम होता है वहाँ जाके मुंह खोल के बैठता है। और हाँ मुंह खोल के बैठता है तभी छोटे छोटे पंछी आके आज उसके चुगते हैं वो। चुगते हैं और खा जाते हैं, और उसके दांत उस सफाई हो जाए। और आज तक एक भी ऐसा किस्सा हमने नहीं सुना है कि जब भी वो पक्षी अंदर है तभी उसने मुंह बंद कर किया हुआ। तो ये देखो, धोखाधड़ी एक टाइम करेगा लेकिन उसकी मौत हो सकती है। तो ये हर चीज में लागू होती है, ये नियम हर चीज में लागू होती है। आप धोखा कब तक देंगे किसी को? किसी को बनाएंगे तो कैसे, कब तक बनाएंगे? हम्म। जो है सिचुएशन बता दो, उनके साथ रहो। सामने वाले को अपना सिचुएशन समझाओ, वो भी समझदार है। क्योंकि हर एक चीज अपने हाथ में नहीं है। हमारे बिजनेस में तो हर एक चीज हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है, इन कंट्रोल काफी कम चीजें होती है। अच्छा सर, आप गुजरात से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम बैठे हुए हैं नोएडा में। फर्क नजर आता है आपको नोएडा में? आपको लगता है कि यूपी बदला है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से? यूपी पूरी तरह से काया पलट हो गई है, ये कह सकता हूँ मैं। इसकी वजह है कि पहले आते थे तो जो देखते थे, और आज जो दिखा मैंने रास्ते में आते होते, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। आप कब आए थे लास्ट टाइम? मैं तो लास्ट टाइम तो अभी पिछले अच्छा, साल ही आया तो था। ऐसे तो आप आते रहते लेकिन हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आया था 1984 में, अच्छा। 83-84 के दौरान। तो उस टाइम जो हालात देखी थी और आज है, बहुत फर्क है। तो गुजरातियों तक जो खबर पहुंचती है यूपी की, अब कैसे पहुंचती है? सब नहीं, सही तो? पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। अभी मैं नवंबर में अयोध्या वगैरह गया था, अच्छा। राम मंदिर, काशी गया था। तो वहाँ जो लोग थे, मेरी आदत है सबसे पूछने की, पहले कहाँ थे, क्या करते थे, कब से यहाँ हो। तो अधिकतम लोग पहले बोलते थे कोई अहमदाबाद से आया है, कोई मुंबई से आया है, कोई सूरत से आया है। और फिर लास्ट वर्ड उनका सबका कॉमन रहता था, योगी मोदी साहब की वजह से हम अपने घर लौट आए। यहाँ अभी हमें हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गई है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जो लोग सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर से क्या मिला, जवाब दे रहे हैं यहाँ पर लोग बैठकर। देखिए, ये बात समझनी होगी। लेकिन सर, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहूँ, सर, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में चुनौतियां क्या क्या हैं एक बिजनेसमैन के सामने? अपने मार्केट में एक्सप्लोर करें या यहीं रुक जाएं, अभी स्टेबल हो जाएं? लेकिन देखिए, ब्याज दरें बढ़ रही है ये तो मेरी समझ के बाहर है। क्योंकि मैं जब तक
पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ ब्याज की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ठीक है। मामूली होती है, वो तो वैसे भी होती है, नेचुरल वे से होती है। और महंगाई की जहाँ तक बात है, तो महंगाई पहले जिस तेजी से बढ़ती थी उस तेजी से अभी नहीं बढ़ रही है। कुछ कंट्रोल में तो है, लेकिन है कि देखो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ा हो गया है कि इसकी वजह से कुछ चीज़ें महंगी हो गई है, हम्म। कि शॉर्टेज आएंगी, लोगों ने घर में भरना चालू किया। हम्म। बीच में ऐसे मैसेज आ रहे थे कि 1 महीने का राशन लेके रखना, 1 महीने का हाँ, पता ये नहीं रख, क्या क्या। ये कई मर्तबा ऐसे आए। तो देखो हमारे जैसे लोग को कोई असर नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग हैं बेचारे हड़बड़ाहट में जो भी अपने पास जेब में है वो लेके उतना सामान लेके रख देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी इफेक्ट होती है। बाकी आमतौर पे दूसरे कंट्री के मुकाबले देखने जाओ ना, तो अपने देश में ये इतनी समस्या नहीं है अभी। जितनी क्रिएट करने की कोशिश की गई। मुझसे तो सर किसी ने जितनी कहा। बताई जाती है मीडिया में, कई मर्तबा मैं पेपर में भी देखता हूँ, कुछ नेगेटिव पेपर्स है उसमें, तो हैरान हो जाता हूँ मैं। कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश में और है कुछ नहीं, हमें तो फील। आपको पता है सर, मुझसे किसी ने कहा कैश रख लो बहुत सारा, कुछ भी होने वाला नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा। आज मेरे जैसे, हमारे जैसे इतने बड़े परिवार में भी हम लोग का है ना, जितनी ज़रूरत है 50,000 लाख रुपए, उससे ज़्यादा कैश रखते नहीं है घर में। हम्म। और आजकल तो कैश की जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती। आपको लगता है सर डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है? डिजिटल इंडिया में जो हमने हासिल किया है, वर्ल्ड की किसी की ताकत नहीं है हासिल करने की। क्यों? कि आज गांव में जाओ, गांव खेड़े में जाओ, रिक्शा वाला जो को, टैक्सी वाला देखो, सब यूपीआई के मदद से लेन देन कर सकते हैं। आज मैं कहीं से भी कुछ मंगवाता हूँ, सब जीपे से मैं भेज देता हूँ। तो वो, और सबसे ज़्यादा तादाद अपने कंट्री में है आज। पूरे वर्ल्ड के जितने लोग हो गए ना यूपीआई जैसे साधन यूज़ करते, उतना सिर्फ अपने देश में यूज़ करते हैं ये। बल्कि इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिक्शे वाले को अब खुले पैसों का कोई टेंशन नहीं होती है। नहीं नहीं, कहीं भी नहीं हाँ, है। बोलेगा यूपीआई कर दो। पान के गल्ले पे जाए, दुकान पे जाए, यूपीआई कर दो। यूपीआई कर देते, बस हो गया। हम्म। लेकिन सर एक जैसे मैंने जो आपके साथ आए थे अभी, वो मुझे बता रहे थे कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, 76 आपकी एज है। और वो मुझे ये कह रहे थे कि इतना आपको नहीं पता होगा, आप भले ही रेगुलर बेसिस पे पढ़ती होंगी, जितना आपको पता है। सर एआई का क्या यूज है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूजफुल है आप लोगों के लिए? आज की डेट में देखने जाओ ना, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो आने वाले समय में आपका जो विकास का मार्ग है ना, उसके वही तय कराएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से यूज़ करना, अभी समझो मेरा बिजनेस है, तो मेरे बिजनेस में क्या है कि मेरी विश लिस्ट में मैंने बनाई समझो, उसमें कहाँ कहाँ एआई हेल्प कर सकता है, या मेरे पेन पॉइंट्स है, वो पेन पॉइंट्स को एड्रेस करने के जरिया है। एआई से बेहतर कुछ नहीं है। मैंने तो ये करके देखा है सब जगह पे। और कई मर्तबा इमरजेंसी में शाम को फ़ोन आया कि कल इस चीज़ पे आपको बात करनी है, तो मैं एआई का यूज़ करता हूँ, कुछ गाइडलाइंस ले लेता हूँ। को पायलट है, या नेपकिन है, या चैट जीपीटी है, जो भी अवेलेबल होते हैं, उससे थोड़ा मार्गदर्शन ले लेता हूँ। तो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ और मुझे संतुष्ट है। और दूसरी बात क्या है कि आने वाला जो समय है, कोई भी बिजनेस होगा, उसमें एआई का जितना महत्तम आप साथ लेंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन सर जब फोन का दौर आया, जब कंप्यूटर का दौर आया, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कंप्यूटर तो नौकरियां खा जाएंगे लोगों की। ऐसा नहीं हुआ, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले भी हम ही लोग हैं। और अब चैट जीपीटी और एआई के लिए भी यही कहा जाता है कि ये तो नौकरी खाने के लिए आ रहा है। आपको लगता है कि ये नहीं, नौकरी खाएगा? मेरे हिसाब से ये नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन नौकरियां क्रिएट करेगा। आज देखो कंप्यूटर आने के बाद कितने नई चीज़ें आई। तो बिल्कुल। नई चीज़ें आती रहती है, पुरानी निकलती जाती है, स्टेइंग रिलेवेंट।
आज जमाने के साथ चलना है। आपको तो एआई के बिना करने। हाँ, एक बात है कि एआई है, कुछ कुछ सेक्टर की नौकरियां खाएगा। अच्छा। इसके लिए मैं तो सबको यही कहता हूँ कि अभी समय आ गया है, एआई का साथ लो और अपना कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दो। मतलब आप नौकरी से ज्यादा बेटर बिजनेस को मान रहे हैं? बिजनेस, अभी बिजनेस, नए नए बिजनेस। आज समझो ना, हम लोग जब भी पढ़ाई करते थे तभी कितने थे, 10 या 12 सेक्टर थे। आज 250 है। 250 किस्म की नौकरियां है। और वैसे फील्ड देखने जाओ तो 1250 के प्लस है। तो आज जमाने के हिसाब से वो बदलाव तो आते हैं। आपने कभी सोचा था एक एयरपोर्ट जाता है तो कितनी नौकरियां होती है? 1 लाख लोगों को मिनिमम नौकरियां मिलती है। तो ऐसे आज देखो कितने एयरपोर्ट बन गए। बिल्कुल। 70 साल की जर्नी पहली देखो आप, मतलब 2010 तक की जर्नी। 2047, तो 47 से समझो 2012 को पकड़ लो आप। तो कितने, 65 साल में कितने एयरपोर्ट थे? और आज की डेट में कितने हैं? 12 साल या 14 साल में कितने हैं? तो ये नौकरियां तो नई हो रही है। सपोर्टेड बिजनेस कितने हो रहे हैं? एयरक्राफ्ट कितने आ गए हैं अपने पास? पायलट की कितने, पायलट की शॉर्टेज है। में वो जो परिचारिका होती है उनकी शॉर्टेज है। सब जगह शॉर्टेज चल रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो सिर्फ सरकारी नौकरियों को गिनते हैं, जो विरोध करते हैं और कहते हैं कि नौकरियां ही नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहां नौकरियां मिल रही हैं। मंदिर बन रहा है, काम आपने कहा वहां रोजगार मिल रहा देखो, है। काम जिसको करना है ना, उनके लिए हर जगह पे रेड कारपेट है। बाकी नहीं करना है काम आपको, और मनरेगा का ही खाना है, उसके लिए तो मैं कुछ और नहीं। मनरेगा का भी नाम चेंज हो जाए तो उसपे भी विवाद करना है फिर। नहीं नहीं, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते ना, जिसको काम ही नहीं करना है। अभी देखिए, कई लोगों की खेती है आज, कई लोगों के पास खेती है, लेकिन खेती में काम करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सच है। उसकी बंजर पड़ी है वो जगह। तो प्रोडक्टिविटी कितनी लॉस हो गई उसमें। हम्म। तो इस तरह से क्या है कि असल में देखने जाओ ना, तो ये बेरोजगारी का भी दर है ना, जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? आज क्या है कि छोटा मुंबई जैसे हमारे ठेले वाले देखो, पान बीड़ी वाले देखो, दुकान वाले देखो, अभी उनका अनएम्प्लॉयमेंट में नाम लिखा हुआ होगा शायद, सही बात, बरोबर है? हाँ सही बात है, पर वो अच्छा लेकिन खासा वो कमा तो रहे ना हैं। काम कमा रहे हैं, अच्छा कर रहा है, तगड़ा करा रहे हैं। फ्लैट के मालिक भी है ऐसे। हमने तो देखे हैं ठेले वाले को, फ्लैट के मालिक को। एक चाय वाला इतना अच्छा कमा रहा है हाँ, पर डे का। पर डे। अभी मेरे ही गांव में एक बंदा था, छोटा गांव है, उसको 32 हजार की नौकरी थी। लास्ट वीक उसका फोन आया, सेठ मैं काम छोड़ दिया है। मैं बोला काम छोड़ दिया तो क्या करेगा? बोला चाय की दुकान कर, छोटी सी दुकान की है, 10 फुट की, 10 बाई 12 की। फिर अभी मैं गया था पिछले हफ्ते, तो मैंने पूछा उसको क्या सिचुएशन। बोला 4-5 हजार का गल्ला तो हो जाता है। अभी 3 हजार की जहाँ आबादी है वहाँ 4 हजार का गल्ला हो जाता है आदमी का। और आप ज़्यादा नहीं पकड़ो, आप दिमाग मत लगाओ, समझो 10% तो बनता ही है। 400-500 रुपया अभी शुरुआत में बन रहा है जिसका, तो आगे जाके वो 32 हजार को पास करने वाला है। 32 हजार की नौकरी ऐसा ही नहीं छोड़ी है उससे। नहीं सर, ये उदाहरण तो मैंने भी देखा है। मतलब मेरी एक कुलीग ने बकायदा नौकरी छोड़ी, हाँ, चाय की टपरी अपने हस्बैंड के साथ मिलके। एक ब्रांच खोली, दूसरी ब्रांच खोली, 3 सालों में 3 ब्रांच हो चुकी हैं उसकी। हाँ, हो आठ जाती है। दस लोगों को नौकरी दे रखी है पर ब्रांच, जो भी उसका वो और अब हम लोग जब जाते हैं तो हम उसे अलग ही जोन में देखते हैं, बड़ा हाँ, अच्छा लगता है। तो ठीक है, जो लोग बिजनेस के लिए बने हों। लेकिन सर, मैं अगर आपसे समझना चाहूं कि आने वाले 5 साल किस सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करें, किस चीज का स्कोप नजर आता है आपको? मतलब सेक्टर वाइज अगर देखने जाओ तो एक तो देखिए कि
एक एजुकेशन है, दूसरा है वेयरहाउसिंग। वेयरहाउसिंग की क्या है, रिक्वायरमेंट जो है ना देश में, उसके हिसाब से ये 50-60% तक अभी फुलफिल हो रही है। अच्छा। तो वहाँ वैकेंसी मुझे ज़्यादा दिख रही है। और तीसरी बात, जो एआई के साथ जो बिजनेस जुड़े हुए हैं, उसमें तरक्की की बहुत हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को अपने ऑफिस में रख रहे हैं तो आप भी पहले ये प्रेफर करेंगे कि वो एआई से जुड़ा हुआ हो, उसे नॉलेज हो। आज एआई है ना मस्ट हो गया है। देखिए, एआई का बेसिक का उपयोग करना आना चाहिए उसको, तो ही काम आगे चढ़ सकता है। क्योंकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी, और मैंने ये चीज़ 2000 में समझी थी कि आने वाला युग टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। उस हम लोग क्या है, हमारी कंपनी में एक चीज़ है, हम लोग एक सूत्र है मेरा, तो स्टे रिलेवेंट। जमाने हमारे ज़माने में क्या था, वो 1960s में क्या था, 70s में, उसको भूल जाओ। अभी क्या चल रहा है उसके मुताबिक अपने हिसाब से चलो। और उसी वजह से आज हमारे साथ के कई प्लेयर्स है, उनका नाम निशान नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। वही वजह है बस। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लगाव लगाव करना पड़ेगा, दुश्मनी नहीं करनी पड़ेगी। या भागना नहीं पड़ेगा, भागने से काम नहीं चलेगा। भागना तो भागना मना है बिजनेस में। लेकिन सर बिजनेस करना रिस्क है, नौकरी करना फिर भी हम लोगों को लगता है कि आसान है। अपनी हमको बचपन से ही सिखाया जाता है पढ़ाई लिखाई करो अपना, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में रिस्क लगता है, और ये भी कहा जाता है कि पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। फिर कैसे करें किसी के पास पैसा नहीं है तो? पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। आप कुदरत का नियम जानते हो। आप कहीं भी जाएंगे, आपको हवा फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, आसमान से आ रहा है। आप खेत में एक बीज बोएंगे मट्टी में, बरोबर है, मट्टी खोद के आप बीज बोएंगे, और उसमें थोड़ा खाद डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे। फिर क्या होता है, एक बीज का कितने बीज बन के निकलते हैं। नौकरी या धंधे का यही अलग थियरी है कि धंधा किया तो उसमें पहले कुछ देना पड़ता है। कहीं भी एक नियम है कुदरत का, कहीं भी आप पहले देने से शुरुआत करेंगे तो वो कैसे आपको लौट आएगा, कितना गुना होके आएगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मांगेंगे इतना, और कुदरत अगर आपने सही दिशा में काम किया इतना और दे आपकी देगा। नियति ठीक है, आपकी वो हो नियत ठीक सकता है। है, नियत अच्छी होनी चाहिए। नियत, इंटेंशन और आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा ना, आपको फेल कर कोई कर नहीं सकता। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, मोड़ी देखो, अलग अलग क्या बिजनेस आप करना चाहिए, आपकी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, उसके आधार पे आप बिजनेस करेंगे, उसमें निवेश करेंगे। तो आपको क्या है कि बिजनेस मैन जो है उसको एवरी डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़े। और जितनी लाइफ में चैलेंजेस आप ज़्यादा फेस करेंगे, उतने आप ज़्यादा स्ट्रांग और शार्पन हो जाएंगे। और कुछ अचीवमेंट, जब नौकरी में मैं क्यों करता हूँ कि नौकरी में रूटीन काम आप करेंगे, उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगी, आपका खुद का डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट जो करना चाहता है उसको, चाहे नौकरी में हो या चाहे बिजनेस में, उसको अपने आप को है ना चैलेंजेस के सामने फेस करना सीखना चाहिए। ये मैं तो सबसे कहता हूँ, मेरे बच्चों को भी यही कहा था। मेरी पोती परसों आई थी, 11वीं में पढ़ रही है, तो उसको भी यही काफ़ी डिबेट हुई मेरी 1.5 घंटा। मैं क्या है, जैन जी वाले से बात ज़्यादा करता हूँ आजकल कि उनका नज़रिया सही क्या बात। है, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। ताकि क्या है कि कई मर्तबा मुझे बात करने जाना पड़ता है तो उसका उदाहरण दे सकता नहीं हूँ, नहीं, सही उनकी बात। क्या सोच है, किस तरह से है। उनका सोच यही है कि नौकरी करनी। उनकी भी सोचिए, जेनजी इसी तरफ जा रहा है सर, क्यों ऐसा? सेफ्टी ज़्यादा लग रही है कि पढ़ाई क्यों करते हैं, तो क्वालिफिकेशन हमको मिल जाए, क्वालिफिकेशन क्यों है। अधिकतम लोगों की ये सोच है। हाँ, नए आइडिया वाले हैं, वो तो नए आइडिया लेके आते हैं और आके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अधिकतम लोगों की ये सोच है
बिकॉज ऑफ, देखो लॉर्ड मेगले ने जो 1940 1842 में जो लाया था ना कि इनको मैनेजर बनाने का मशीनरी बना दो देश उसी पे को, काम चल रहा है। उसी पे आज चल रहा है। अपनी जो संस्कृति थी उसमें जो थी ना वो रियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए आइडियल थी, और अभी धीरे धीरे उसमें बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। कुछ कॉलेजेस है उसमें फैमिली रन बिजनेस में ये प्रयोग किया गया है और उसमें अधिकतम सफलता मिली है। कल ही हम लोग का सुबह वेलिनकर कॉलेज है जो माटुंगा में, उनकी मैनेजमेंट के साथ हम लोग बैठे थे कि साथ में मिलके हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब नेशनल बिल्डिंग में ओके। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी 2-3 संस्थाएं हैं उसमें हम लोग नेशन बिल्डिंग पे ही काम कर रहे हैं। हम्म। अच्छा सर, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अ, कम एजुकेशन लेकिन बिजनेस, इनोवेटिव आइडिया और बिजनेस कोई करके निकल जाए, जैसे मान लीजिए मैंने 12th पास की और लेकिन मुझे ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया मेरा काम कर गया और मैं अच्छी सफल हो गई, वो आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, या मैं पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लूं और उसके बाद 30, 40, 50 हजार की नौकरी? आप किसे प्रेफर करेंगे? मैं तो खुद है ना, मैं एसएससी पास हूँ, मतलब उस जमाने में मैट्रिक बोलते थे, अच्छा। उतना ही पढ़ा हूँ। कॉलेज गया था नाम के खातिर, धक्का मार के भेजा था तो 6 महीना, और उसके बाद फिर मैं बोला अपनी कॉलेज बरोबर है, और अपनी कॉलेज ज्वाइंट कर ली थी। और शुरू में स्कूल के टाइम से ही बिजनेस पे बैठता था। तो मैं तो सबसे प्रेफरेंस देता हूँ जिसके पास बिजनेस आइडिया है उसको बिजनेस में जाना है। ये पढ़ाई लिखाई तो लिखना पढ़ना आपने सीख लिया उतना बस है, बेसिक बेसिक जो है वो सीख लिया तो बस है। हम्म। वैसे ये बात तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, जिनके क्योंकि पास। मैंने देखा है आजकल का जनरेशन के साथ जो जो पढ़े लिखे लोगों के साथ बात करता हूँ ना, एक पता नहीं है, एक बंधन में हुए ना, ऐसा लगता है कि उनको जितना पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा डराया जाता है कॉलेजों एग्जैक्टली में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं तो सर ये सोचती हूँ कि मुझे नंबर किस बात के मिले हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ती थी, अल्फा बीटा गामा मैंने पढ़ा, मुझे किस काम आया? मेरे पास तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी 12th तक। मैं सोचू मेरे किस काम आया जब मुझे जर्नलिज्म ही करना नहीं, था। ये पर्सनल लाइफ में आपको क्या काम आया, एलजीब्रा क्या काम आया? ज्योमेट्री क्या काम आई? वो कंपास से मैं क्यों बनाती थी? बस नंबर मिलते थे उस टाइम, हाँ, 6 नंबर। लेकिन हिस्ट्री, सर हिस्ट्री में से सीखने का है, हिस्ट्री में सीखना है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी जानना सीखने है, का है। लैंग्वेज जानना है, बस हो गया। कल्चर जानना है। बाकी प्रोजेक्ट जो मिलता है उसमें काम करो, उसमें कुछ नई आइडिया आपको आती है या ये आती है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आप बिजनेस में सर कितने परसेंट मेहनत मानते हैं और कितना परसेंट किस्मत मानते हैं? देखिए, इंटेंशन आपका क्या है। इंटेंशन अगर सही है और सही दिशा में आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, लेकिन उसमें किस्मत का साथ कुछ हद तक होता है। जो पुरुषार्थ करता है उसको कायनात भी है ना हेल्प करती है, तो वो उसको किस्मत कहो या कायनात कहो, वो हेल्प करती है। क्योंकि आज सात 700 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से, मोटा मोटा फिगर ऑलमोस्ट। बरोबर है, और ईश्वर एक है। ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, बरोबर। अभी सबकी तो सुनने को उसको टाइम नहीं है। तो उसने क्या किया, एक प्रोविजन किया है कि आपके दिमाग में उसका अंश रख दिया। आप जिस तरह से सोचोगे, जिस तरह से बिहेव करोगे, हर एक में उसका हाथ तथास्तु है। तो आप जैसे सोचोगे वैसा कर सकते हो। और ऐसे उदाहरण देने जाऊं तो मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि कई मर्तबा ऐसा लगता है कि ये काम होने वाला नहीं है लेकिन हो जाता है। एक 2 हाथ बैग में बैग लेके आदमी को जाते हुए देखा है, एकदम धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ट्रेन छूटने की होती है तो पकड़ने के लिए कैसा दौड़ता है। रेस में भी आदमी नहीं दौड़ता है, वैसे दौड़ सकता है ना। तो कुदरत ने आपने शक्ति दी है, आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप में। जितना आप में अपने आप पे भरोसा करोगे और अपनी सही दिशा में काम करोगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
बिजनेस में आध्यात्म की जगह है, स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिक है ना, वो बिजनेस का नींव है, मैं तो कह सकता हूँ कि बिजनेस में आध्यात्मिक के साथ आप जाएंगे सुबह की प्रार्थना करके, या माइंड सेंटर, जितना आपका मन शांत होगा। आध्यात्मिकता मतलब क्या है, आपके जो ईश्वर में मानते हैं उसके साथ पूजा करो, प्रार्थना करो, या जो भी आपका रिचुअल के हिसाब से होता है वो करते रहो। और उसके बाद आप बिजनेस में जाएंगे तो एक तो दिमाग ठंडा रहेगा आपका, जिसकी बहुत जरूरत होती है बिजनेस में। और दिमाग ठंडा होने के से कभी भी कोई समस्या आए तो आप हड़बड़ाहटी में डिसीजन लेने की वजह से बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से ले सकते हैं। तो जितना आध्यात्मिक के करीब आप रहेंगे उतना आपका बिजनेस डिसीजन है वो बेटर रहेगा, आउटकम आएगा। ये मैंने अनुभव किया है, मेरी अपनी बात से मैं कह सकता हूँ। तो मतलब बिजनेस में स्पिरिचुअलिटी की जगह है। अ, अगर मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं सर, सरकार, मोदी सरकार का अगर मैं जिक्र करूं, मेक इन इंडिया या आपका स्टार्टअप, ये जो पॉलिसीज लेकर आई, ये इफेक्टिव है छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए भी? बहुत ही इफेक्टिव है। आपको उदाहरण देता हूँ, मुझे पता है, इसके लिए फिगर्स के साथ मैं बोल सकता बिल्कुल। हूँ। 2012-13 तक आपको पता है कि इंपोर्ट कितनी आइटम होती थी हमारी डिफेंस की, सिर्फ एक सेक्टर की, कितनी? करीब करीब 50 to 51,000, 51,000। 2014 में मेक इन इंडिया आया। मेक इन इंडिया के तहत जो भी शुरुआत हुई, 2021 में उसका बेस बन गया समझो। 21 अगस्त 2021 को सबसे पहले 1191 आइटम बैंड की गई थी, जिसका इंपोर्ट बंद किया गया। और 3 साल में धीरे धीरे करके एक एक करके कितनी आइटम बंद हो गई। अभी सिर्फ 3,600 आइटम इंपोर्ट हो रही है, बाकी सब यहाँ बन रही है अपने देश में। और यहाँ बन रही है, और एक मिसाइल जो पिछले साल बनी है, जो 1,000 किलोमीटर जाके अपने टारगेट पे थे, उसकी विदेशों से मांग आई, और 2027 तक के ऑर्डर अपने पास पेंडिंग पड़े। ब्रह्मोस? ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे हैं, मिसाइल का? मिसाइल 2-3 किस्म की जो बनी है उसके 2027 तक के, तो उस टाइम मैं आज से 6 महीने पहले जब भी मुझे जानकारी में, तब तक के ऑर्डर 2027 तक के ऑर्डर अपने पास पेंडिंग है, एडवांस पैसे आ गए हैं। अभी ये सिचुएशन आपने आज से 20 साल पहले सोचा था कभी? तो ये मेक इन इंडिया के अंडर में ही हुआ ना, कि इतनी, और हमारे देश का जो क्वालिटी है आज की डेट में, वो वर्ल्ड वाइज कंपैरिजन करेंगे तो बेटर क्वालिटी है, उसके लिए मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में ये सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर। सबसे ज़्यादा फूलने फलने वाला है, ये मुझे दिखता है क्लियर कट। और दूसरा सेक्टर है कि अभी आज तक हम इंपोर्ट करते थे जो प्लेन, बरोबर है, आज अपने देश में इसकी फैक्ट्री लग रही है कोलैबोरेशन से, तो अपने देश में बनेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बिल्कुल। अभी तो सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, पूरा 1,000 किलोमीटर के दायरे में ऐसी वायर्स बिछाई गई है, मैं आज ही पढ़ रही थी। वर्ल्ड क्वांटम डे है 14 अप्रैल को, उससे हाँ, पहले क्वांटम मैकेनिक्स पर काम करते हुए हमारा डेटा ब्रीच ना हो सके। हमारा जितना भी, अभी आपका मेरा डेटा तो बहुत बात की बात है, सेना का, बैंक का जो डेटा ब्रीच हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, वो ना हो सके, उसके लिए सरकार ने काम किया है। ये भी बड़ी अच्छी पहल है। नहीं बड़ी अच्छी है। और अभी एआई के बाद क्वांटम कंप्यूटिंग ही आ रहा है मार्केट अच्छा, में। और ये बहुत अच्छी चीज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शुरुआत हो गई है उसकी। आप सोचिए, अगर क्वांटम पे काम होगा, कभी फिजिक्स में पढ़ा था, तब तो इतना समझ में आया नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने अभी लगा, अभी हमें भी अभी समझ में आ जब रही है। अनुभव करने लगे हैं कि क्या इफेक्ट हो सकता है। हाँ,
और अपना डेटा जिस दिन अपने ही देश में रहेगा पूरा सिक्योर, उस दिन कुछ बात ही अलग होगी। अभी तो क्या है कि गूगल में कहीं पड़ा है, कहीं और पड़ा है, कई जगह पे अपने डेटा पड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन जो अपने देश में सिक्योर होके पड़ेंगे रहेंगे, उसकी इफेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। पर सर हम एआई पे तो अपना सारा डेटा डाल ही रहे हैं, वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा? हम चैट जीपीटी पे अपना रिसर्च डाल रहे हैं। अभी डाल रहे हैं टाइम बीइंग, लेकिन अपना भी भारत जीपीटी आ गया है, आपको पता है या नहीं? कोर आगे ओवर का, किसका? कोर ओवर, उसने करीब करीब 40 एक कंपनियों के साथ तो टाई अप कर लिया है, बड़ी बड़ी LIC, कुछ बैंक्स है उनके साथ। वाह। अपना भारत जीपीटी है उसका, उसका नाम है, कंपनी का कोर ओवर है। और सब्रवाल करके इसका फाउंडर है, मैं मिला हूँ अरे पर्सनली। वाह। लेकिन सर उसको फिर प्रमोट करना पड़ेगा लोगों के बीच में। अरे देखिए ट्विटर की जगह पे कू भी आया था, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसे जो भी इतना अच्छा चल रहा हाँ है, तो लेकिन लोगों तक लेकिन वो पहुंच। क्या है, बेचारा फंस गया है अभी, अपने घरेलू मामले में फंस गया है। बाकी उसका भी प्रोडक्ट, उसको भी हम लोग मिले थे हैदराबाद में, आज से कुछ 6-8 महीने पहले। अच्छा, ठीक है। सर अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर मैं जिक्र करूं, जो टैरिफ अभी कुछ वक्त पहले लगाए गए थे, फिर आप उनसे बिजनेस नहीं करेंगे तो 25% और लगा दिया था, हम सब देख रहे थे। उसका असर भी होता है भारत के बिजनेसमैन पर? मतलब कुछ एक्सपोर्ट हाउस पे हुआ है, हुआ। जरूर थी हुआ है। हम्म। और महंगाई के दाम जो है ना, वहाँ के जो लोगों के जो USA से आते हैं, उनको महंगाई का असर अभी दिखने लगा है। ये सब चीज़ों, टैरिफ की वजह से जो चीज़ महंगी हो गई थी, उसकी वजह से। भारत में नहीं हुआ लेकिन कोई ज्यादा इम्पैक्ट? भारत में हुआ है ना, जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उनका तो, उनका अच्छा, ठीक है। उनका समझो 100 किलो का आता था, 100 टन का आता था, वो 50 टन का हो गया, 25 टन का हो गया, तो वो है। लेकिन क्या है, एक अच्छी बात ये है कि डोमेस्टिक है ना, रिक्वायरमेंट अपनी इंटरनल इतनी है ना, तो सब माल अच्छा खपत होता है ना, अच्छी क्वालिटी का बिक जाता है। बिक जाता है। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी भी कहते हैं कि वो सही तो कह रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है, फिर हम एक डेटा देखते हैं जिसमें हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है, IMF ये आंकड़ा देता है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूँ कि अपने आने वाले जो 15 साल है, उसमें अपनी गति है ना, कम नहीं होने वाली है। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। जिस स्पीड से चल रही है, स्पीड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बाकी कम नहीं होने वाली है। बाकी वो लोग कहते हैं, वो उनकी सोच है। आपको लगता है पॉलिटिक्स है, हार्डकोर पॉलिटिक्स? ये प्योर पॉलिटिक्स है, हार्डकोर प्योर पॉलिटिक्स है। मैं आपकी किताब को लेकर जिक्र करती हूँ। हाँ, किताब में मैंने कई तस्वीरें देखी, उसमें नरेंद्र मोदी के साथ भी आपकी तस्वीर देखी। मुलाकात कब हुई थी, जिक्र कर पाएंगे, बता पाएंगे? मेरी मुलाकात वैसे 3-4 टाइम हो गई है, लेकिन ये जो, मैं उस टाइम कच्छ कॉरपोरेट फोरम नाम की मेरी संस्था का प्रेसिडेंट था। अच्छा। और 21 मार्च 2013, उस दिन हम लोग मिलने गए थे। मतलब अपॉइंटमेंट मांगी थी और तुरंत मिल गई थी, तो मिलने गए थे, मैं और मेरी कमेटी के मेंबर। हम लोग मिलने इसलिए गए थे कि आप गुजरात में क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या फ्यूचर देखते हैं, आपका विज़न क्या है, इसके बारे में आप बम्बई आके हमारा पूरा कच्छ का जितने समाज है, उस सब साथ में लेके हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं। मतलब 3,000 के करीब लोगों को बुला के हम अच्छा। लोग मीटिंग करना चाहते हैं। तो बातें हुई, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बातें हुई, हमारी संस्था क्या कर रही है। और उसके बाद फिर जब भी उन्होंने यस कर दिया था और बोला था आइदर जुलाई या अगस्त में हम लोग आएंगे। फिर मई महीने में इनका तय हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी साहब का नाम आया। ओके। और मोदी साहब की इतनी अच्छी चीज़ में मुझे लगी कि उनके ऑफिस से हमें फ़ोन आ गया अच्छा। कि भाई देखो, अभी साहब ने आपको प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी ये PM कैंडिडेट होने की वजह से इनके ट्रैवलिंग में रहेंगे तो आ नहीं पाएंगे। उसके बावजूद भी हम कभी मौका मिला
तो आपसे संपर्क करेंगे। और वो संपर्क मुझे हुआ 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2013 में उनका फ़ोन आया उनके सेक्रेटरीट से कि 22 तारीख को 1.5 घंटे का टाइम है। मैं बोला देखो 15 दिन में मैं ये सब व्यवस्था नहीं कर सकता। पूरे समाज को हमारे मतलब अलग अलग हमारे मतलब देखो हम लोग जैसे जैन है, हमारे दसा विसा, फिर लोहाना कम्युनिटी है, राजगौर है, राजपूत है, पटेल कम्युनिटी है, तो सब राइट। कम्युनिटी के लीडर से मिलके उनको कैसे करना, 15 दिन वो में सब कैसे 15 होगा? दिन में मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने बोला नहीं, बीकेसी में इनका मीटिंग था 22 दिसंबर को। तो उस ठीक है। टाइम उन्होंने कहा था, और मुझे एक 5 से 7 मिनट 1 to 1 बात करने का भी उस दिन मौका मिला था उनके साथ। तो आप तो उस टाइम मिले जब सीएम और पीएम के बीच का मामला था। यस यस। और मेरा बेटा तो एक स्टेप आगे गया। उन्होंने राधा किशन पिल्ले को अपने घर बुलाया था जनवरी में, उसी साल 2013 में। तो राधा किशन पिल्ले के साथ हम लोग एसोसिएट है। तो मेरे फोन के अशोक भाई, सीएम साहब ने बुलाया है, मुझे जाना है, आप चलेंगे? मैं बोला मुझे नहीं बुलाया है। तो बोला मैं मुझे जाने को है, घर पे जाने का। मैं बोला तू चिंता नहीं कर, विशाल वहीं है, कुदरती मेरा बेटा वहीं था विशाल करके, तेरे को मिल जाएगा। और वो दोनों एयरपोर्ट से उसको पिक किया और सीधा गए थे। तो 3 घंटा ये लोग थे इनके घर पे। और इसमें भी यंगस्टर से इन्होंने अलग ही बात की। बोला कुछ बड़ा सोचो, कुछ प्लान करो, ये ट्रेडिशनल आप बिजनेस से हटके कुछ समाज के लिए क्या कर सकते हो, मतलब ऐसी बातें की। मतलब बच्चों से बहुत अच्छी तरह से बातें की, वो उन्होंने फीडबैक दिया था। और उसके साथ बाकी जो दो दो लड़के थे वो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। एक जामनगर में है, वो कोई एमपी का पीए था, अभी अच्छा। खुद का बिजनेस कर रहा है। वेरी नाइस। हाँ, लेकिन सर, नरेंद्र मोदी को लेकर अगर पूछूं, पीएम रहते हुए आपकी मुलाकात हुई है कभी? मतलब एक टाइम हुआ था अच्छा। लेकिन बात कुछ नहीं हुई। वैसे हुई है हाँ, मुलाकात। मैं वो किस तरीके के, जैसे हम तो उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि आपके बेटे से मुलाकात हुई, यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, उनके इनोवेटिव आइडियाज को लेते हैं, ऐसा है? हमारा देश सुरक्षित हाथों में है? अत्यंत सुरक्षित हाथों में है। क्योंकि आज तक मैंने वर्ल्ड में किसी आदमी को इस तरह से देश के लिए काम करते हुए नहीं देखा है, सुना भी नहीं है। देखा तो नहीं है लेकिन सुना भी नहीं है कि आज 24 घंटा, और जो सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जो सब्जेक्ट वाले मिलने जाएंगे, उस सब्जेक्ट की पूरी पूरी नॉलेज। जानकारी के साथ आपको मिलेंगे। हम जब भी गए तो हमारी पूरी जानकारी के साथ हमसे बात की। तो ये देखता है कि कितना डीप में जाते हैं हमारे जो जो लोग इनके साथ मिले हैं, उनका जो अनुभव है। स्पेशली जब ये आनंद जी भाई हमारे हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके साथ हमारे बहुत क्लोज रिलेशन है। वो जब भी मिलते हैं फिर बात करते हैं, तो उनकी जो बेटी थी उसकी भी जिक्र करते हैं कि वो क्या कर रही है। वो पिछले साल 2 साल पहले एक्सपायर्ड हो गई, ओके। लेकिन यहाँ तक डीप उनका है और याददाश्त उनकी है, उसके कोई बराबरी नहीं कर सकता। और हम तो बोलते हैं कि लाइफ टाइम जब तक ऊपर वाला है इनको रखे, वो यही बने रहेंगे तो देश सब देशों से आगे चला जाएगा। आपको लगता है मकसद हम लोगों का पूरा होगा विकसित भारत का? विकसित भारत तो होके ही रहेगा। अभी जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आज आपको पता है कि एआई में वर्ल्ड वाइज जो भी रिसर्च हो रहे हैं, तो हमारे देश में कम नहीं हो रहे हैं। आज एक जमाना था कि हमारे यहाँ रिसर्च एंड R&D जैसा कुछ था ही नहीं। आज सब कुछ अवेलेबल है, उपलब्ध है। ये भारत जीपीटी के ही उदाहरण है। आपको चाहिए तो आपके यहाँ चैनल पे भी वो आ सकता है कभी चाहिए तो, कि उसके क्या प्लान्स है, क्या है, क्या क्या हेल्प कर सकता है, किस सेक्टर में कर सकता है। बिल्कुल। अभी ये पॉडकास्ट होने के बाद उससे बात करनी है, करवा सकता हूँ मैं। बिल्कुल करेंगे। अगर कोई नई शुरुआत भारत में हो रही है नहीं, तो हम भारत बताएंगे। चैट जीपीटी, ये भारत जीपीटी करके कोर ओवर कंपनी है। अच्छा।
और बहुत अच्छा कर रही है अभी। अभी जो एआई का समिट हुआ था उसमें कुछ ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाले और सब जितने आए थे ना, सब एक 1-to-1 इनसे मिले थे, हम्म। अंकुश सब्रवाल करके। ओके ओके ओके। ठीक है, जाते जाते सर एक आखिरी मैसेज उन लोगों को जो यंगस्टर्स हैं, जो नौकरी से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज रखते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके पास है तो पहली बात ये देखो कि आपका इंटेंशन क्या है, ये आइडियाज़ को किस तरह से आप आगे ले जाना चाहते हैं, और इसमें आपका आइडिया है सोसाइटी का किस पेन पॉइंट को एड्रेस करता है, उस पर फोकस करेंगे तो। और टेक्नोलॉजी का जो भी हिस्सा है, टेक्नोलॉजी की मदद लेंगे तो आप आपके काम में आगे बढ़ सकेंगे। और आगे बढ़ नहीं सकेंगे लेकिन सक्सेस, सुपर सक्सेस भी मिल सकता है। लेकिन कमिटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, और कमिटमेंट पूरा करने के लिए आपकी हेल्थ सबसे अहमियत रखती है। तो हेल्थ का ध्यान रखो, और कमिटमेंट आपका है अपने आप से पहले करो, और उसको कभी भी धोखा नहीं देना। धोखा नहीं देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपनी नीयत साफ रखिए, और इंटेंशंस जिसकी साफ होती हैं वो बहुत आगे बढ़ता है। ये हम सुनते भी आए हैं, हम देख भी रहे हैं अब साक्षात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्पेशली आए थैंक यू। स्टूडियो में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज कि एनएमएफ जैसी मातबर जो चैनल है उस पे मेरा पॉडकास्ट हुआ, वो देख के मुझे भी खुशी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये जो बातें हैं ये आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर हम किसी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन को बुला सकते हैं जो आपके सवालों के जवाब दे सके, तो इससे बेटर हमारे लिए और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बाकी आप इस पॉडकास्ट को लेकर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कोई सवाल आपका हो तो छोड़ते जाइएगा। सर ने जिक्र किया कि कैसे चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए भारत में ही जो चीज बन रही है, अगर आप उनका इंटरव्यू चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार। थैंक यू।